वेलकम टू स्टडी पाठशाला दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे इसरो का डॉकिंग मिशन। प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉरेस्ट फायर कैलिफोर्निया की ख़त्म नहीं हो रही है। और डीएनए स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहाँ पे समझेंगे। डेटा प्रोटेक्शन को लेके दो एडिटोरियल आप बोल सकते हैं कि आज की न्यूज़ में है। और अफ्रीका का क्या फ्यूचर होगा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हमें उभरती हुई नज़र आ रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये हमें मार्केट पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा। इंडियन कंपनीज फ्यूचर में यहाँ पे बिजनेस करेंगी। सो ये है पूरा आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस अखबार को थोड़ा और डिटेल में कवर अप करेंगे। इसरो ने डॉकिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इनिशियली थोड़ी गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ इन द सेंस ये था क्या, पहले दो सैटेलाइट्स को ऊपर भेजना था, उसके बाद उनको एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना था। अब वहाँ पे उस फिक्स डिस्टेंस पे ले जाते हुए वापस उनको जो है क्लोज लेके आना था। अब क्लोज तो लेके आना है, उसके बाद उनको कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो अब यहाँ पे इसरो करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम मान लो मून मिशन भेजना चाहते हैं, तो मून मिशन के दौरान आपको अपने साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर उनको थोड़े दिन रुकवाना पड़ेगा। अब ये भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है ये एक बारी में नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए 5 बार अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ऊपर भेजा जाएगा। मतलब 5 सैटेलाइट्स आप ये मान सकते हो कि वहाँ पे जाएंगे। उन 5 सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और तब जाके भारतीय स्पेस स्टेशन बनेगा। तो ये जो मून पे जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो जाके इस स्पेस स्टेशन के अंदर थोड़े समय रुकेंगे। उसके बाद वहाँ से आगे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो यहाँ पे इसरो करने वाला है। तो अभी क्लोज आ चुके हैं वो सैटेलाइट्स। अब सेफ डिस्टेंस पे उनको ला के रोक दिया गया है और एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब नेक्स्ट जो टेस्टिंग होगी हम उनको फर्दर जो है कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल अटेम्प्ट अभी किया जाएगा और 3 मीटर तक उनको क्लोज लाने का काम जो है वो अब होगा। अभी 15 मीटर के डिस्टेंस पे वो होंगे यहाँ पे और उनको क्लोज ला के उसके बाद उनको जोड़ा जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट आप बोल सकते हैं होने वाली है। अब जरा आप ऑब्जेक्टिव्स को देखिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बाय 2035 हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पेस स्टेशन हो, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, और इसके लेके काम जो है ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। 2028 के अंदर हम पहला जस्ट गिव मी मिनट पहला मॉड्यूल वहाँ पे भेजेंगे और ग्रेजुअली ऐसे 5 मॉड्यूल भेजे जाएंगे जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए ये 5 मॉड्यूल जाके हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और काफ़ी अच्छा ये एक स्टेप है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब आइडिया यही है, एक ये हैवी लिफ्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है एंड PSLV C60 जो है उसके इस्तेमाल से इसको किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और आगे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ाने वाला एक स्टेप हो सकता है। तो फ्यूचर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको देखते हुए डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो जो है फिर आगे अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब ये आप 2020 प्रीलिम्स का एक सवाल देखिए। इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस फ्लाइंग फॉर्मेशन। 3 सैटेलाइट्स बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में भेजी जाएंगी, मतलब लगाई जाएंगी, और वो एक दूसरे से 1 मिलियन किलोमीटर अपार्ट होंगी। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि बताइए ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। तो हमें भी पता होना चाहिए। अब देखो इस टाइप के सवाल जो है UPSC कर सकता है। कल को वो स्टेटमेंट डाला कि हमने 2 सैटेलाइट भेजी, पहले उनको दूर रखा जाएगा फिर उनको कनेक्ट किया जाएगा, तो बताइए ये कौन सा स्पेस हमारा एक्सप्लोरेशन था। तो वैसे भी ये हमारा जो इसरो का एक्सप्लोरेशन है ये तो स्पेडएक्स है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये आंसर है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे आप। ये देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट था। तो दैट इज़ ईलिसा लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना को इस तरीके से इंस्टॉल किया गया था। और आइडिया क्या था, हम ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढ रहे थे। ठीक, और ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी काफ़ी एक रिमार्केबल और वाटरशेड मूवमेंट बोला जा रहा है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, और काफ़ी उससे हमें बेनिफिट होने वाले हैं। हमें पता लगेगा कि कैसे ये पूरी दुनिया बनी है, ब्रह्मांड कैसे बना है। तो अब ये लेज़र इंटरफेरो स्पेस एंटीना जो है इस तरीके से इन्होंने डिप्लॉय किया और 1 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनको लगाया गया। अब बात इतनी सी है, तो इसका आंसर जो है आप ये मान के चलिए दैट इज़ ईलिसा। ये था आपका आंसर, इवोल्व लीसा जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये फॉरेस्ट फायर ख़त्म नहीं हो रही है, और रीज़न क्या है? एक रीज़न ज़रूर क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पे, बिकॉज इस बार हुआ क्या कि बिल्कुल ही वहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो बहुत कम बारिश होने के कारण पूरा तरीके से ड्राई सीजन उधर चल रहा है, और उस वजह से ये आग जो है ये फैलती जा रही है। अब अगर मेजर रीज़न अगर आप देखेंगे, ड्राइएस्ट स्टार्ट ऑफ विंटर इस साल बोली गई है, और साथ साथ सेंट एना जो विंड्स वहाँ पे चलती हैं उनको मेजरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। क्यों? इतनी विंड्स चलने के कारण जो फ्लेम है वो बहुत बड़ी है। ठीक, आपने आर्टिफिशियली बहुत कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन अभी भी वो फ्लेम जो है वो हट नहीं पा रही है, क्योंकि वो वाकई बहुत बड़ी फ्लेम है। मतलब ह्यूमन एफर्ट से वो हटाई नहीं जा सकती अब ये सब वहाँ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया की सरकार को, वहाँ की अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, बट दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, और उस वजह से आग बहुत फास्ट फैल रही है, और काफ़ी हॉरिफिक वीडियोस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि किस लेवल की वहाँ पे आग फैली हुई है, तो वाकई डरावना एक तरीके से मंजर है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे, और सिर्फ ह्यूमन लाइफ के नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन अमेरिका राइट नाउ, एंड इट्स अ टफ यू कैन से थिंग। सो दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट जो है वो शुरू हो गया। अब देखिए 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। तो एक बात तो ठीक है, आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना करनी पड़ेगी कि वी आर एबल टू डू सच थिंग्स। हम इतने अच्छे तरीके से इतने सब कुछ कर लेते हैं। भाई 40 करोड़ लोग आएंगे, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनकी मूवमेंट का अरेंजमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट, सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है। ठीक, तो दूसरी खबर जो है, बांग्लादेश कंसर्न्ड ओवर द बॉर्डर टेंशन। ओके, तो ये बॉर्डर टेंशन क्यों बांग्लादेश को लग रही है? भाई इंडिया ने फेंसिंग शुरू कर दी है। ठीक, हम अपना बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं, कंटीली तारें जड़ लगाई जाएंगी, और साथ साथ करंट भी उनके अंदर छोड़ा जाएगा। तो बहुत ही सीरियस ये चीज़ है। अब ये करना ज़रूरी भी है। क्यों? मधुकर गुप्ता कमेटी आई थी, उन्होंने एक सजेशन भी दिया था कि भाई हमें बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन अगर रोकना है तो आपको ये फेंसिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी महंगा काम है, बट स्टिल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये एक नेसेसिटी है जो किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो डीएनए से जुड़ी हुई कुछ बातों को यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं क्या हैं वो बातें। सीधा जो है हम डिटेल डिस्कशन वाले कॉलम में चलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ देखिए, टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे 24 डीएनए, मतलब 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल सकते हो आप, डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इनको 24 आप क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हो। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो हैं ये 1 to 22 तक टाइप्स के होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये आइडिया हमें है भी सही। अब नॉर्मली होता क्या है कि 2 सेट्स ऑफ जेनोम लिए जाते हैं, 1 फ्रॉम मदर एग, 1 फ्रॉम फादर स्पर्म, और इस तरीके से जो है नया बेबी और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक, अब ये सारे टर्म समझनी ज़रूरी है। देखिए, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म जो है वो जाइगोट बनाता है, और वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको रीस्टोर कर देता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे, हमें मालूम है कि बायोलॉजिकल फीमेल्स XX क्रोमोसोम्स और बायोलॉजिकल मेल्स XY क्रोमोसोम्स। अब ट्विन फॉर्मेशन कैसे होती है? अब देखो, ट्विन्स क्या होते हैं कि भाई दे अराइज फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। सिंगल जाइगोट से 2 सेल्स में अगर डिवाइड हो जाएं तो वो आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। ठीक, अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि भी कभी कभी जो है 2 जाइगोट से, अलग अलग सेपरेट जाइगोट से, 2 अलग अलग सेल्स से जो है अगर ट्विन्स बनते हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। सेम जाइगोट से बनेंगे तो वो होंगे आइडेंटिकल ट्विन्स, और अलग अलग जाइगोट से अगर आपके यहाँ पे मतलब डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसके अंदर अगर आपके यहाँ पे जो न्यू बेबी बनेंगे वो होंगे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक, इतना समझ गए हम। अब देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, 2 स्ट्रैंड इसके अंदर होती हैं। ठीक है, बॉन्ड इनके अंदर होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली कितने पेयर्स होते हैं? 3.2 बिलियन पेयर्स हैं हमारे यहाँ पे। जीनोम का साइज इतना बड़ा है। अच्छा, अब नई फाइंडिंग्स क्या हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1970 में जापानीज जो हैं, उन्होंने जापानीज अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जो है सुसुमा, उन्होंने एक चीज़ प्रपोज की, ओहनो सुसुमा ओहनो, उन्होंने एक बताया कि भाई मेन सोर्स ऑफ न्यू जीन इज जीन डुप्लीकेशन। तो इन्हें कहते हैं कि भाई होता क्या है, हमारे यहाँ पे
एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं, ठीक है, सेम जीन की 2 कॉपीज होती हैं। एक कॉपी जो ए है और मान लो ये बी है, बी कॉपी है, जो ए कॉपी है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो ए से आती रहेगी और बी से, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते हैं, बी जो है वो डिफरेंसेस वाली है और वो म्यूटेट करती है। तो उन्होंने कहा कि 2 कॉपी एग्जिस्ट करती हैं, एक जो है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से आ रही है उसको कैरी करेगी और दूसरे जो होगा वो म्यूटेट करती रहेगी, क्योंकि हम एब्सोल्युटली 100% थोड़ी ना अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं देखने में और बाकी चीज़ों में। तो वो म्यूटेशन जो है वो बी वाली जो है कॉपी होती है। तो ये नई इन्होंने फाइंडिंग्स हमें बताई है एंड दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन टू यू, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके अब अगले पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात हो रही है। इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता क्या है। देखिए ये ना जेनेटिक एनालिसिस में आप इसका इस्तेमाल करते हो और स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस को माइक्रो सैटेलाइट्स बोल देते हैं, ठीक। अब इसका इस्तेमाल करके आप क्या निकालते हो, रिसर्चर्स जो हैं वो जेनेटिक मेकअप, किसी भी जेनेटिक स्ट्रक्चर उसके बारे में आइडिया हमें पता लग सकता है, पॉपुलेशन ट्रेंड आप आइडिया लगा सकते हो एनिमल स्पीसीज का, ओके, कंजर्वेशन जेनेटिक्स का आइडिया लगा सकते हो, फाइलोजेनेटिक स्टडी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक तरीके से आपको आइडिया लगता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है अलग अलग स्पीशीज़ का, वो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से हमें पता लग जाता है, ठीक। अब ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल था, तो ये हमें पता होना चाहिए भी इस टाइप की चीज़ जो न्यूज़ में आ रही है उसका आइडिया तो हो। तो डीएनए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट डेवलपमेंट पे है आपको उसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं डेटा प्रोटेक्शन की तरफ। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए एक चीज़ समझनी है हमें पता है कि डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोटेक्शन आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, वी डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक। बट अलोंग विद दैट कॉमर्स, बिजनेस, ये भी तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जो समझने हैं। तो कमर्शियल एंगल, बिजनेस एंगल, इसके बारे में भी आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब बात इतनी है कि डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी यहाँ पे हम ले आए, रूल्स ले आए, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है कि भी उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक। अच्छा, नए जो रूल्स हैं उनका कंप्लायंस कॉस्ट होगा जो बिजनेसेस को भरना पड़ेगा। तो डेटा ब्रीच अगर होता है तो ऑन एन एवरेज एक बिजनेस को वो मतलब 19.5 करोड़ का नुकसान जो है वो कर सकता है। और दूसरी चीज़, कंप्लायंस जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रही है, देखिए वो तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, वो भी तो हमें देखना है। तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, खासकर अगर मैं बात करूं एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर, उनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना बड़ा, तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, एमएसएमई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट इज समथिंग बीइंग हाईलाइटेड हियर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ समझनी है, हमें क्लैरिटी चाहिए, सेफगार्ड्स चाहिए इन चीज़ों को समझते हुए, ओके। जो लेजिटिमेट यूज़ है वो तो आपको अप्रूव करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भाई बिजनेस के चक्कर में हम जो है किसी की प्रिवेसी का नुकसान कर दें। तो दैट शुड नॉट बी द, यू कैन से, कॉम्प्रोमाइज विच कैन बी मेड हियर, ओके। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, तो ये रूल्स अब आए हैं, ओके। अच्छा, इनको लेके क्या कंसर्न है, वेग गवर्नेंस की बात करी जा रही है, एम्बिगुअस प्रोविजंस हैं यहाँ पे, ओके। और दूसरी चीज़ बोलते हैं कि भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से नहीं होगा। अच्छा, वेग इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने चीज़ें मेंशन कर दी, बातों को मेंशन करना, वर्ड्स को मेंशन करना सफिशिएंट नहीं होता, आपको उन वर्ड्स को डिफाइन भी करना होता है। तो इन्होंने कहा कि डिफाइन नहीं कर रही है, आपने जस्ट मेंशन कर दी है और उस वजह से काफ़ी एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है कि किसी भी चीज़ का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अलग अलग इंसान अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। और आप हर छोटे मुद्दे पे जो है कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड एंड दीज आर द अलार्मिंग वंस। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनाया जाएगा, अब उसको लेके भी डाउट है कि उसकी इंडिपेंडेंस कैसे होगी। क्यों? चेयरमैन जो होगा वो नॉमिनेटेड बाय कमेटी लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, तो वो एक तरीके से बायस्ड हो सकते हैं सरकार के प्रति, सरकार को फेवर करने वाले।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हमें पता लगता है कि ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, सरकारी हाथ अभी भी उनके ऊपर रहेगा, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये जो है नई चीज़ इन्होंने हाईलाइट की है। ये डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ लाया गया था 2024 के अंदर लाया गया था, तो उससे जुड़ी हुई बात जो है यहाँ पे बता रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स बता रहे हैं, एंड दीज आर द थिंग्स। ठीक, तो रोल ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कानून को बनाते हैं उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके ही बनाना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी ब्रॉडर इम्प्लीकेशन इन्होंने बताई है, तो इनएडिक्वेट सेफ गार्ड्स हैं आज की डेट के अंदर। और रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिसीज़ की बात करें तो स्ट्रगल है डेफिनेशन अथॉरिटी को लेके, आपको ये क्लैरिटी सारी डालनी पड़ेगी। तो जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी उस कानून का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो ये आज भी जो है एक तरीके से आप समझिए कि हम जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2016-17 से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तक भी ये ट्रू सेंस में लेटर एंड स्पिरिट में इफेक्टिव नहीं है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड, और काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई हैं। अब एक और एडिटोरियल आज देखिए, एडिटोरियल काफ़ी अच्छे थे, ओके। और जो थर्ड वन एडिटोरियल है दैट इज़ रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि भाई हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर कुछ अच्छे और बड़े रिफॉर्म लेके आने हैं, और वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की थी इन्होंने। ठीक है, अब उसको देखते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए आप, अभी आज की डेट में कंपैरिजन करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के सिर्फ 850 ऑफिसर्स हैं, ठीक। यूएस के अंदर 14,500 ऑफिसर्स हैं, यूके में 4,600, रशिया में 4,500 ऑफिसर्स हैं, और आपके पास 850 हैं, ठीक है। अब हमारी ये उम्मीद है कि हम इसको 1500 तक लेके जाएंगे, लेकिन लुक एट द पेस एट विच इट इज़ इंक्रीजिंग। अभी आज की डेट में यूपीएससी का फॉर्म निकलता है तो उसमें 30 सीट्स आईएफएस की होती हैं बस। तो इतने कम पेस पे तो आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करते करते जो शॉर्टफॉल है, 1500 ऑफिसर्स की ज़रूरत है और आपके पास अभी 850 हैं, तो कब जाके वो भरेगा, इसको लेके अभी भी डाउट है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए कई सजेशंस हैं कि भी लेटरल एंट्री आप लेके आइए, दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज से लोगों को हायर कर लीजिए। ऐसा कई बार देखा है कि रिटायर्ड आईपीएस को हमने एम्बेसडर बना के भेज दिया, बहुत ऐसे केसेस होते हैं। रिटायर्ड कोई सीबीआई चीफ हुआ, उनको आपने साइप्रस में भेज दिया, ठीक। मुंबई पुलिस कमिश्नर थे एक, वो साहब जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे एम्बेसडर बनाए गए थे। तो ऐसा होता है, बट रिटायरमेंट के बाद क्यों भेजना है? आप एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाओ जिसके अंदर ड्यूरिंग द सर्विस आप जो है बाकी सर्विसेज से जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप लेके आइए डेपुटेशन पे, एंड दिस कैन इजीली बी डन, ये किया जा सकता है। तो आज की डेट में बात करें तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन के लिए। अब ये चैलेंजेस क्या हैं? इनएडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटी इन दिल्ली, लिमिटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर डोमेस्टिक पोस्टिंग्स, ठीक, ये होता है यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, आपको और भी चीज़ करने की ज़रूरत है। ऑफिसर्स को पूरा आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, अलाउंसेस देने पड़ेंगे। देन द डिबेट इज स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट। अभी तक हमारा आउटलुक क्या है? हम जर्नलिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम टू गो फॉर स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनेशनल नेगोशिएशन में, सपोज WTO में आप जा रहे हैं, तो WTO में यू नीड एन एक्सपर्ट, ऐसा इंडिविजुअल जो डोमेन एक्सपर्ट हो, जो हर चीज़ जानता हो, एंड ही विल पुट अप योर पॉइंट, आपकी बात, अपने देश की बात वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे रखे। दैट इज़ द अरेंजमेंट वी रिक्वायर, वो अरेंजमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग हाईलाइटेड कि भी एक इंडिविजुअल ऐसा हो जो लिंग्विस्टिक स्किल्स भी जिनके पास अच्छे हों, अच्छी बात बोलता हो, अच्छी बात समझता हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, जो आज की यहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन दैट इज़ बीइंग हाईलाइटेड। दुनिया इसकी तरफ चल रही है। वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी होती थी जो जर्नलिस्ट पे चलती थी। जर्नलिस्ट को ये भी बोला जाता है कि यू कैन से जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है, कि हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन पूरा कंप्लीटली किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो वो मास्टरी का ज़माना है, आज की दुनिया अलग है। वो आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टअप सिटी इन कीनिया। देखो, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीधा इस सवाल को। देखिए, अपॉर्चुनिटी है अफ्रीका के अंदर, ठीक। सिंपल सा गेम समझ लीजिए, इंडिया को चाहिए मार्केट और वो मार्केट मिलेगी अफ्रीका के अंदर। इंडिया करेगा इन्वेस्ट, ठीक। हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट चाहिए? हम लेके आएंगे वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से वट एवर रिसोर्सेज दैट वी वांट वो सब वहाँ पे लाया जाएगा, और आप उससे इंडिया की डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेंगे।
सो दैट इज़ द बिग आइडिया बिहाइंड इंडिया अफ्रीका इक्वेशंस, और काफ़ी अच्छा है ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अल्जीरिया, लीबिया, अब आप देख लीजिए मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ये सब रिसोर्स रिच है, पूरा अफ्रीका ही रिसोर्स रिच है। और ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस वाला भी एरिया है यहाँ पे। तो आप को ऑयल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और यही हमारा फाइट है, हमारी फाइट है, एंड दैट इज़ व्हाट द होल थिंग इज़, ठीक। अच्छा, अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि भाई ये होगा कैसे। देखो, पहली बात तो चाइना कंपटीशन में है आपके, तो चाइना ऑलरेडी आपसे पहले वहाँ पे आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उनका अफ्रीका के साथ ट्रेड भी अच्छा है। तो हमें एक तो मैचअप करना होगा, ये compete करना होगा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा के, क्योंकि जब तक हम अपनी कैपेबिलिटी को वहाँ पे नहीं बढ़ाने वाले हैं, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर टू बी लुक्ड इनटू, और दिस इज समथिंग दैट वी हैव हियर, ओके। तो ये मेजर चीज़ है, अफ्रीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है ज़रूरी। अच्छा, अब कुछ छुपी हुई चीज़ों को जानेंगे यहाँ पे। तो भाई वोटर आईडी को क्या हमें आधार के साथ लिंक करना चाहिए? देखिए, वोटर आईडी को अगर आप आधार के साथ लिंक करेंगे तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई इफ़ डाटा नॉट मैच्ड, ठीक, तो अगर आप डाटा मैच नहीं करा पाए बिकॉज ऑफ सम एरर, किसी एरर के कारण, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा वोट नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल, तो वोट रद्द हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे कि ह्यूमन एरर हो सकता है, छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई उसमें से गड़बड़ हो सकती है। सो वी कैन नॉट अलाउ दीज थिंग्स, ये चीज़ हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट वन हैज़ टू सी। अदरवाइज इसका बेनिफिट तो देखो ज़रूर है, स्पेसिफिकली फेक वोटर्स को आप रिमूव कर पाओगे, बिकॉज कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो दो दो कार्ड होल्ड करते हैं, भाई उनके परिवार वाले उनके नाम पे वोटिंग कर रहे हैं गांव के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे छुपाई जा सकेगी, हटाई जा सकेगी, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग हाईलाइटेड हियर। अच्छा, अब आगे चलते हैं सीधा इंटरनेशनल पेज के ऊपर और देखते हैं और दो चार खबरें क्या हैं यहाँ पे, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे फ्यूचर में होने वाली हैं एआई के अंदर, एंड अब बात चल रही है सीरिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए थे वो हटाए जाएं। बिल्कुल, अब बात भी सही है कि अब तो बशर अल असद की सरकार नहीं है, जो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटाओ, सीरिया का भी तेल इंटरनेशनल मार्केट में आने दो। थोड़ा बहुत तो उससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का डिफरेंस जो है, वो प्राइसेस जो है वो थोड़े कम होंगे, ईज आउट हो जाएंगे। सो वो एक एडिड एडवांटेज समझ में आ रहा है यहाँ पे म्यांमार के अंदर, हमारे पड़ोस में। स्टिल यू कैन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिनेरियो चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट ग्रेट फॉर इंडिया। लुक एट इंडियाज़ नेबरहुड, एक तो देखो तो सही जरा हमारा नेबरहुड चल क्या रहा है। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन आप बोल सकते हो भाई। एक तरफ पाकिस्तान भी पॉलिटिकली इनस्टेबल, ठीक है, दूसरी तरफ आप देख लो म्यांमार के हाल क्या चल रहे हैं, वहाँ तो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। श्रीलंका अभी अभी जस्ट जो है वहाँ पे क्राइसिस था, ओके। बांग्लादेश अभी अभी जस्ट वहाँ पे क्राइसिस था। नेपाल की बात कर लो, वी डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन लुक एट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अगेन नॉट ग्रेट देयर, वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बीच आपके पड़ोस में, अच्छा इधर से आप मालदीव्स उठा के देख लो, तो सिचुएशन हैज़ बीन वेरी, यू कैन से, ख़राब हेयर। ये इंडिया का पड़ोस है। एक ही एंटिटी थोड़ी ठीक नज़र आती है, वो है भूटान, अदरवाइज बहुत ही गड़बड़ है इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ। इसको लेके हमें थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इन सब चीज़ों का नुकसान क्या होगा, आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे इसका असर आ सकता है, एंड वन हैज़ टू बी वेरी, यू कैन से, कोशियस अबाउट दीज डेवलपमेंट्स, और हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर बीइंग हाईलाइटेड हियर, ठीक। तो ये सिनेरियो है आपके पड़ोस का, और देख लीजिए बांग्लादेश हो चाहे कोई भी कंट्री हो, सब जगह गड़बड़ चल रही है, ठीक है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स गेन बैटलफील्ड एक्सपीरियंस फाइटिंग अलोंगसाइड रशिया, लेकिन ये देखिए इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर करवाती हैं। तो नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ आगे लड़ रहा है, मान लो चाइना भी एंटर कर जाता, देन इट वुड हैव बीन अ, यू कैन से, बिग टीम। तो ये तो नुकसान करने वाली चीज़ होती है ना, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना होता है, एंड दिस इज़ व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज़। तो ये था आपका आज का सेशन, थैंक यू वेरी मच।